नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ शहर के भू धसाव को लेकर प्रभावित बैठक की। आपको बता दें कि परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था और भू धसाव के कारणों आदि के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोशीमठ की स्थित सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त गढ़वाल मंडल और अधिकारी चमोली से जानकारी ली। उन्होंने भू धसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है और साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ में परिवारों को लेकर उनकी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। एकता के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस कचरे की जड़ में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए जरूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं। वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है। आपको बता दें कि इस पत्र को लेकर तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं पौड़ी से, जहां डीएम को के माध्यम से आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से अंकिता भंडारी के पिता ने सीएम धामी से मांग की है कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान पर कार्रवाई अमल में लाएं। अंकिता भंडारी के पिता ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता की जरूरत उन्हें थी, लेकिन इस केस में आरोपियों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश में अंकिता केस की पैरवी के लिए प्रदेश के क्रिमिनल साइड के योग्य अधिवक्ता की नियुक्ति कर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैकिंग में कर अंकिता को शीघ्र न्याय दिलाने के भी निर्देश हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शासकीय अधिवक्ता ही नहीं मिला है। पौड़ी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अंकिता के पिता ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। डीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा गया है और साथ ही शासकीय अधिवक्ता पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। एक क्रिमिनल साइड का एक बढ़िया लॉयर मिलेगा हमें, जो कि अंकिता की पैरवी करेगा। तो इस ऑर्डर को हुए करीब 1 महीना होने वाला है और अभी तक वो लॉयर हमें नहीं मिला है। ना हमसे किसी ने बात की है सरकार की तरफ से, ना अंकिता के फादर से बात की है, किसी से कोई बात नहीं है कि कौन सा वो वकील है जो हमें मिलेगा। एक तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि सरकार ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाएंगे आरोपियों। मैं अंकिता भंडारी का पिता बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि जो पुलकित आर्य के जो हियरिंग जो वकील साहब कर रहे हैं वो एक सरकारी वकील हैं, जबकि नए स्तर पे एक सरकारी वकील मुझे मिलना चाहिए था, न कि उनको मिलना चाहिए था। और वो उनकी हियरिंग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप था, उनको ये फंसाने के चक्कर में इनके बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और एनएचएआई के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए हाईवे के गड्ढे भरने के निर्देश दिए। डामकोटी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हुए सांसद निशंक ने फोन पर अधिकारियों से बातचीत की और गड्ढों को चिन्हित कर 2 दिनों के अंदर भरने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद हाईवे के गड्ढों को भी
दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है, जबकि एनएचएआई के अधिकारी हाईवे पर गड्ढे होने की बात से इनकार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे और साथ ही अधिकारियों के साथ उन्होंने फोन पर बात की और उनको हाईवे के गड्ढे भरने के निर्देश भी दिए। जितने भी इस ढंग की चीजें, क्योंकि भविष्य में वो ऐसी दुर्घटनाओं को जन्म न दें, इसलिए जो भी हैं, एक बार नितिन गडकरी जी ने पहले भी निर्देश दिया था कि इस तरीके के स्थान चिन्हित किए जाएं। अभी भी उस पर जांच हो रही है, जांच चल रही है और मैं समझता हूं कि ऐसे स्थानों को निश्चित रूप में सुधार की जरूरत है। और क्योंकि अब नेशनल हाईवे हो गया, स्पीड आप देखिए, जहां हम हरिद्वार से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। वही खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ जनता को छलने का काम करती है। उन्होंने कहा, बीते दिन सांसद अजय भट्ट जसपुर आए थे। पिछले 4 सालों में उन्हें कल जसपुर की याद आई। विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सांसद को जनता की याद आ गई। साथ ही कहा कि सांसद जी स्टेडियम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने स्टेडियम की स्वीकृति कराई और बीजेपी सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और जसपुर की जनता को सब पता है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। जसपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, विधायक आदेश चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चार साल में हमारे सांसद जी अजय भट्ट जी को जसपुर की याद आई, तो सुनकर तो अच्छा लगा कि जो 4 साल से क्योंकि गायब थे तो जसपुर की उन्हें सुध ली। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब उन्हें चुनाव आए तो उनको याद आई जसपुर की, और उन्होंने, मैंने क्योंकि अखबारों में पढ़ा, उन्होंने कहा कि स्टेडियम भी यहाँ हो और जो रायसू गांव हमारा भोगपुर डाम वो भी घोषित हो, मतलब सारी रोडवे बस स्टैंड भी हो, सब चीजों की याद आ रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल तक आप सांसद थे, आपकी सरकार थी दोनों जगह, तो ये काम करने से आपको रोका किसने? वहीं पिछले साल 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने बाबा केदार समेत गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन किए। वहीं इस बार फिर श्री 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में परिवहन विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। पहले की तरह इस बार भी यात्रियों की सुरक्षा परिवहन विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर खासा इंतजाम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने सारी सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के बारे में जानकारी दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। 4 धाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि परिवर्तन अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। जैसे आपको पता है कि 4 धाम यात्रा कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। इसमें देश विदेश के काफी ज्यादा लोग, टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो यहाँ विभिन्न धामों में जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। हमारा विभाग हमेशा प्रयास करता है कि बहुत सुरक्षित वो यहाँ से यात्रा करके लौटे, और इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किया है कि हम लोग एक रूट सर्वे करवाते हैं समय समय पर। वहीं अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर जनपद के 231 राजस्व गांव रेगुलर पुलिस व्यवस्था के अधीन कर दिए गए हैं। इन गांवों को पुलिस में शामिल करने की कवायद तेज कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले चरण में जनपद 231 राजस्व ग्रामीण इलाकों को जिले के थानों और चौकियों में शामिल किया गया है और इन गांवों को सीमांकांत कर पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। सम्मिलित हुए गांव में ग्रामीणों में उत्साह है। इस व्यवस्था के तहत लोगों की सुरक्षा भी मिलेगी और अपराध पर अंकुश भी लगेगा।
चरण में शासन के द्वारा 231 गांवों को अल्मोड़ा जनपद के उनको राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र को ट्रांसफर किया गया है। और ये ऐसे गांव हैं जिनको कि पहले से चली आ रही जो हमारी थाने और चौकियां हैं उन थाने चौकियों में ही ऐड कर दिया गया, जिससे कि एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए जो मैक्सिमम क्षेत्र हैं वो सल्ट और द्वाराहाट क्षेत्र के हैं। तो इसमें जो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि हम किस जगहों पे बीट का बांटना या अन्य काम करना, उसके बारे में भी होमवर्क चल रहा है। वही खबर बड़कोट से है, जहां नौगांव ब्लॉक प्रमुख सरोज पनवार ने क्षेत्र के विकास को लेकर एक पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के सबसे बड़े विकासखंड नौगांव की बीडीसी बैठक का आयोजन इस बार राणा इंटर कॉलेज में किया गया, जिसका श्रेय नौगांव ब्लॉक प्रमुख को जाता है। क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि इस सराहनीय प्रयास के लिए ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रशासन का आभार जता रहे हैं। बीडीसी बैठक की बात सुनते ही ग्रामीणों ने यमुनोत्री विधायक और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और स्वरोजगार स्थापित करने वाली योजनाओं को सदन में रखा गया, जिसमें जिलाधिकारी उत्तरकाशी और यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सभी पदाधिकारियों के कार्यों को लेकर आश्वस्त भी किया। ये हमारी माननीय प्रमुख सरोज पवार जी का ऐतिहासिक निर्णय है कि एक दूरस्थ गांव में उन्होंने जो बीडीसी करने का फैसला किया है और उससे जो ये फैसला लिया है माननीय प्रमुख जी ने कि दूरस्थ गांव में, क्योंकि हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्हें भी हमारे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा उनको बिल्कुल सामने को देखने पे मिली है कि यहाँ पे कैसे जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण समस्याएं सभी विभागों की भी चर्चा हो रही है बारी बारी, और जो जनप्रतिनिधि उन्होंने विभिन्न विभागों के मुद्दे उठाए हैं, उनमें सड़क संबंधित मुद्दे हैं, पेयजल संबंधित समस्याएं हैं, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी इसके बारे में इसमें चर्चा हो रही है बीडीसी बैठक में। वहीं चंपावत के टनकपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा चीनी गोट में सालों से चली आ रही रामलीला की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने दीप प्रज्वलित कर तमाम का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि 18 फरवरी को शिवरात्रि के दिन से श्री रामलीला मंचन किया जाएगा। पिछले कई सालों से चली आ रही रामलीला तीसरे साल में प्रवेश करने जा रही है, जिसमें बताया गया कि रामलीला का एक ही उद्देश्य है कि संस्कृति का संरक्षण हो सके और क्षेत्रीय कलाकारों को मंच मिल सके और सभी राम भक्तों को एकजुट करा सके। टनकपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामलीला की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। शिवरात्रि के दिन रामलीला का मंचन किया जाएगा। उससे पहले एक दो साल पहले भी बीच में उस राजनीति के लोगों के अंदर घुस जाने से कमेटी में गड़बड़ हो गया था, बीच में रुकी 6-7 साल, उसके बाद पुनः हुई। इसके हमारी इस गांव की रामलीला के सूत्राधार चंदन सिंह बाबू आमबाग वाले, चंदन सिंह चंद। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जोशीमठ का दौरा। जोशीमठ में हो रहे भूसंसाव क्षेत्रों का निरीक्षण। प्रभावित परिवारों से भी मिले प्रीतम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ के दौरे पर रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर जोशीमठ का उन्होंने दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मिले प्रीतम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जोशीमठ का दौरा। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। प्रभावित परिवारों से मिले प्रीतम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जोशीमठ का दौरा रहा। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव क्षेत्रों का किया निरीक्षण। इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ों से लेकर मैदान पर कोहरे की चादर। प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। पहाड़ों पर बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना। केदारनाथ में न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री। देहरादून में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ों से लेकर मैदान पर कोहरे की चादर। प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। केदारनाथ में न्यूनतम तापमान पहुंचा 5 डिग्री। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। प्रदेश भर में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ों पर बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। केदारनाथ में न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री। देहरादून में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश भर में ठंड का कहर जारी। पहाड़ों से लेकर मैदान पर कोहरे की छाई है चादर। प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां गांव भगवंतपुर में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गांव में लोक निर्माण विभाग की ओर से नाले का निर्माण काम किया जा रहा था, जो पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष है। वहीं इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी से भी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि नाले का निर्माण कार्य पूरा न होने से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नाले में बच्चों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। वहीं इस नाले में एक गाय की गिरकर भी मौत हो चुकी है, जिसकी कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द नाले का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। जसपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी की लापरवाही जहां सामने आई है। अधूरे पड़े नाले से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। घर में बच्चों का निकलना वरना मुश्किल हो गया है और बच्चे इसमें गिर गए हैं। 30/5/2022 को एक गाय इसमें गिरी, उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई, जिसमें प्रशासन को सूचित किया गया। एसडीएम महोदय को भी शिकायती पत्र दिया गया, आज तक वो भी नहीं आई।
पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को भी अवगत कराया। कोई लोग यहाँ मौके पर नहीं आए। जनता बहुत परेशान है। पब्लिक ने मजबूर होकर कुछ कार्य अपने आप कर लिया है, कुछ पड़ा है। इसमें जानवर, कुत्ते, बिल्ली गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाला सड़क के लेवल में बन जाए और इसको कवर्ड कर दिया जाए। द्वारा निर्देश दिए थे कि जो नाला था उसका निर्माण जल्दी ही कराया जाए और इसके बाद ही मुझे गांव वालों ने एक शिकायत दी थी, तो मैंने उस समय भी निर्देश दे दिए थे, परंतु अभी तक मेरे संज्ञान में आया है कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो 1 सप्ताह का उनका भी समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वो नाले का निर्माण कर लें। और साथ ही मैंने तहसीलदार को भी निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में जो स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो भी वास्तविक स्थिति मुझसे वहां से अवगत करा लें। वहीं आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपने आप को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया और कड़ाके की ठंड में लोगों के बीच जाकर घुल मिलते हुए नजर आए, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई देने लगी। तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। मौसम के गिरते तापमान में राजनीति पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर पलटवार का खेल जमकर कांग्रेस बीजेपी में देखा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के कई बड़े राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये जो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में सफाई की तरफ बढ़ रही है। वहां आज उनके एक नेता ने जनता के बीच में उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस होता है, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो लोग जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि भारत के टुकड़े होंगे हजार, वो लोग उनके साथ गलवाएं करते हुए दिखते हैं। वो लोग जो हमेशा भारत में रहने पर ये कहते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है और कहीं ना कहीं हमारे शत्रु देशों की तारीफ करते नहीं थकते, वो लोग उनकी यात्रा में थकते। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा है लाल किले की प्राचीर से कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और जो भय का माहौल, यानी उन्होंने कहा है कि जो डर का माहौल बना रखा है इससे हम खत्म करके रखेंगे। और स्पष्ट उन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और जो नफरत, जो विद्वेष, जो अलगाव पूरे देश में अलग अलग लोगों में, अलग अलग जाति में, इलाकों में सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और आपसे द्वारा फैलाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।